तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। आसान है। उसके लिए जो 3 कंडीशन जानता है, वो 3 कंडीशन क्या था? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू था b1/b2, तो बोल रहे थे कि लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल, अद्वितीय हल। दूसरा कंडीशन हम लोग यह जानते कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, डज नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के। ऐसी परिस्थिति में लाइन जो होता है पैरेलल होता है, और जब लाइन पैरेलल होता है तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल ही नहीं होगा। एक लाइन दूसरे लाइन को अगर कहीं टच ही नहीं करता है या कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? आंसर निकल के आएगा, कुछ हल निकलेगा। एक लाइन दूसरे लाइन को कहां पे काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट पता चलेगा? नहीं चलेगा। अगर कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेगा तो हल नहीं होगा। तीसरा केस हम लोग जाने कि a1/a2 इक्वल हो b1/2 के, इक्वल हो c1/c2 के। लाइन क्या होगा? पाती पे पाती जनगु जैसे बंदर के नाती, मतलब एक लाइन होगा उसी लाइन पे दूसरा लाइन चलेगा। सिंपल सा बात है, एक लाइन होगा उसी पे दूसरा जब लाइन चलेगा तो हर एक जगह तो टच करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे? तो हम लोग ये जानते हैं कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगे, तभी जाकर के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें x और y का a और b का ऐसा मान निकाल देना है कि इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वह कंडीशन ऐसा हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होना चाहिए। तो ये कंडीशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलता पूर्वक बना सकते हैं। और हमें 2 युग्म दिए हैं, समीकरण के 2 युग्म दिए हुए हैं। तो हम लोग इसका हल करेंगे तो लिखेंगे यह बात, क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए समीकरण युग्म a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना होगा उसे। इस इक्वेशन को इस रूप का होना होगा, तभी जाकर के क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे? यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि a1 बराबर क्या है? तो 2 है। a1 बराबर क्या है? 2 है। b1 बराबर क्या पाओगे? तो पाओगे 3। क्या पाओगे? 3। जबकि c1 बराबर क्या पाओगे? इस इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाते तो बोलते इधर जाकर के -7, अगर नहीं मन है तो छोड़ देते 7 पॉजिटिव में ही। जबकि a2 बराबर तुम क्या पाओगे? तो x का कोफिशिएंट, x का गुणांक देखेंगे तो x का गुणांक तो a-b दिख रहा है। और b2 के बारे में क्या कहोगे? तो y का गुणांक क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? a+b दिख रहा है। जबकि c2 यानी कि अचर मान की जगह पे क्या दिख रहा है? तो 3a प्लस का b -2 दिख रहा है। समझ में आ गया बात? यह बात को हम इसमें पुट कर देंगे और हमें वहां से निकल के आएगा क्या चीज का वैल्यू? a और b का वैल्यू निकल के आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं a1/a2 दैट मीन्स 2/a-b बराबर b1/b2 यानी कि 3/a+b बराबर c1/c2 यानी कि 7/3a+b-2। हम पहले भी यह बात बताए कि हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं। यह टर्म हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो हम लोग पहला काम करते हैं 2/a-b का कंपेयर करते हैं 7/3a+b-2 के साथ। और अब देखो इसे करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आता है? 2 × 3a+b-2 बराबर 7 × a-b। दिस इम्प्लाइज, यहां से आ जाता है 6a+2b-2 दूनी 4 बराबर 7a-7b। ठीक है? एक जाते एक तरफ, भैयारी एक तरफ और मामानी के भाई को एक तरफ रखेंगे। +7 इधर आया तो -7a, -7 भी इधर आके हो गया +7b बराबर था बराबर -4 इधर गया तो +4। दिस इम्प्लाइज 6 में से 7 गया तो -a और 2 और 7 हो गया 9b और बराबर में 4। यह मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। जबकि ध्यान से देखना, अब इसका कंपेयर इसके साथ, तीनों आपस में बराबर है। अब इसका कंपेयर किसके साथ करते हैं? इसके साथ।
तो लिखते हैं 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस का 2। यहाँ भी करते हैं हम लोग क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, बराबर 7 इंटू a प्लस बी। तो 3a और 3 से मल्टीप्लाई पे 9a, 3 को इससे किए तो प्लस 3b, 3 को इससे किए तो माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7a प्लस 7b। क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या आता है, 9a प्लस 3b प्लस इधर है तो माइनस 7a प्लस इधर है तो माइनस 7b। दिक्कत एक जाते एक तरफ, पहले भी बोले थे बात। और यहाँ से समीकरण 2 निकल के आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2a और 3 में से 7 जाएगा तो माइनस 4b और बराबर 6। इक्वेशन मेरा हो गया या सेकेंड। अब तुम लोग बहुत कुछ सीख चुके हो, प्रतिस्थापन विधि सीखे हो ना, प्रतिस्थापन जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बीजगुणन कहते हैं, और एक और विधि तुम लोग सीखे, क्या नाम था उसका, विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। लेकिन हम इस एक्सरसाइज में कौन सा मेथड सीखे थे, शायद इस ही एक्सरसाइज में हम लोग कौन सा मेथड पढ़ के आए थे, हाँ, तो वज्र गुना कर देंगे। जैसे भी करना है कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमें ए और बी का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो करके दिखाते हैं मान प्राप्त ए और बी का। अगर 2 इक्वेशन आ चुका है, अब इस इक्वेशन को हम लोग जो मेथड से सॉल्व करना है कर सकते हैं, बीजगुणन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, या कौन सा विधि हो, विलोपन विधि हो। तो हम लोग इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में पढ़े क्या चीज, बीजगुणन विधि, तो करते हैं उसी से वज्र गुणन विधि। और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को इस पार नहीं ला करके वैसे ही छोड़ दिए हैं, तो इस स्थिति में कांस्टेंट को माइनस में रखा जाएगा। कांस्टेंट को कैसे में रखा जाएगा, माइनस में रखा जाएगा। और उस विधि के अनुसार देखो यहाँ पर इक्वेशन जो मेरा है x और y के फॉर्म में नहीं है, a और b के फॉर्म में इक्वेशन है, इसलिए x की जगह पर a, y के जगह पर b, वेरिएबल की जगह पर 1, लेकिन माइनस में 1। क्यों माइनस में 1, क्योंकि हम लोग यहाँ वेरिएबल कांस्टेंट टर्म को क्या किए थे, इस पार नहीं लाए थे, क्योंकि इस पार जैसे ही लाते दोनों वैल्यू निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता, लाएंगे नहीं, इसलिए पहले हम लोग यहाँ निगेटिव ही लगा दिए। समझ में आ रहा बात। अब हम लोग क्या बोले थे, बीसीए करके बुर्बक बन गया या बड़ा कुत्ता आया भागो। पहला इक्वेशन के लिए बी, देखो ना यहाँ तो क्या बात है, क्वेश्चन ए बी के फॉर्म में, बी के बगल में 9 है, बड़ा आसान है। बी सी ए, सी की जगह पर 4, बी सी ए, एक की जगह पर क्या, माइनस 1, ए का गुणनांक माइनस, बी सी ए बुड़वक, बी 4 9। क्लियर है। दूसरा इक्वेशन के लिए बी की जगह पर कितना, माइनस 4, बी सी ए, तो सी की जगह बी सी ए की जगह पर 2, बी सी ए बुड़वक माइनस 4। अब देखो क्या हो गया, ए बट्टा 9 54 माइनस माइनस फॉर्मूला वाला के प्लस 4 चौका 16 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बी बट्टा 8 माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 बराबर माइनस 1 बट्टा माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 माइनस 18। क्लियर है, 18। तो क्या आता है, a बट्टा 70 बराबर b बट्टा 14 बराबर माइनस 1 बट्टा माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, a बट्टा 70 बराबर b बट्टा 14, पहले कंपेयर कर रहे थे तो, हाँ, तो 1 बट्टा 14 और दूसरा करेंगे a बट्टा 14, सॉरी b बट्टा 14 बराबर 1 बट्टा 14। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 14a बराबर आ गया 70, जबकि 14b बराबर आ गया 14। तो यहाँ से देखो 14 पंचे 70, इसलिए a बराबर 5, जबकि 14 एकम 14, इसलिए b बराबर 1। तो a और b का मान हमें प्राप्त हुआ है। इस मान को अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है, पहला इक्वेशन तो मेरा ये था, दूसरा इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है, अगर इस फॉर्म का आता है मतलब सही बना के आए हैं। तो देखो a की जगह पर क्या रखे हम लोग 5, b की जगह क्या रखते हैं 1, तो 5 में से 1 गया तो 4x। समझ में आ रहा बात। अब देखो a की जगह पर रखते हैं 5, b की जगह रखते हैं 1, तो क्या गया प्लस 6y। समझ रहे बात, बराबर 3a, तो 3 गुने a की जगह पर 5 किया 15 और b की जगह पर 1, 15 1 16, 16 में से 2 गया तो 14। ध्यान से देखना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सब आया 1/2 1/2 1/2 के फॉर्म में, यानी a1/a2 बराबर है b1/2 बराबर है c1/c2 के। तो इस स्थिति में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इसी स्थिति में हमें b का मान निकालना। तो नंबर देखते हैं, सेकंड का सेकंड कहीं पोचे निकालना है ना, k का मान निकालना है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, k के किस मान के लिए समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग जानते थे कब नहीं होगा,
जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के डज नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के कोई हल नहीं होगा। लाइन क्या होगा? समानांतर होगा, और समांतर लाइन प्रतिच्छेद कहीं नहीं करेगा, तो क्या होगा? हल नहीं होगा। तो ये बात लिख देंगे। तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के डज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो इस स्थिति में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि इसका हल नहीं होगा ना। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहां हम ध्यान से देखेंगे, तो क्या पाएंगे? यहाँ A1 के जगह पर पाएंगे 3 को, B1 के जगह पर पाएंगे कुछ नहीं, सबका मालिक 1 है, और C1 के जगह पर बोला है 1। क्या बोला है? 1। और यहाँ पर भी वो बात ध्यान में रखेंगे, जब क्वेश्चन में हम अचर मान को एलएचएस पक्ष में नहीं लाएंगे तो हम लोग ब्रज गुणन विधि में क्या कर देते हैं? माइनस। हालांकि यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि देख इसका कंपेयर करना ही नहीं होगा, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू है, दिक्कत सही है, तो छोड़ देते हैं। और A2 बराबर मेरा क्या है? 2k माइनस 1 है, जबकि B2 अंकल क्या है? k माइनस 1, जबकि C2 क्या है? 2k प्लस 1 है ना रे, 1 है ना। तो हम लोग करेंगे क्या? इसलिए बोल सकते हैं हम लोग A1/A2 जो होगा वो बराबर कर सकते हैं B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू, इसलिए इसी को रखेंगे सिर्फ। दिस इंप्लाइज हम लोग A1 की जगह पर क्या रख सकते हैं? 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 into k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1 into 1 देगा भाई ना। ये हो जाएगा 3k माइनस 3 एक कम 3 बराबर 2k माइनस का 1। दिस इम्प्लाइज 3k प्लस 2k इधर आके माइनस का 2k बराबर माइनस का 1 माइनस 3 इधर गया तो प्लस का 3 आ गया। दिस इम्प्लाइज 3k में से 2k गया, कितना बच गया? k बच गया, बराबर यहाँ से क्या बच गया? 2 बच गया। तो k बराबर 2 के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं हुआ था? k बराबर 2 के लिए लिख सकते हैं। अतः k बराबर 2 के लिए, k बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म का कोई खेत जोतने वाला नहीं होगा, हल नहीं होगा। हल होगा तो ना खेत जोतेगा, ठीक है। तो k बराबर अगर 2 रख दे देंगे तो इसका कोई हल नहीं निकल के आएगा, कोई हल नहीं निकल के आएगा। देखो k की जगह 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 1 5। यहाँ तुम पुट करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो। जैसे ये रह गया मेरा 3, इसका बट्टा में k की जगह क्या आया था? 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3, 3/3 बराबर बराबर। अभी आएगा देखना, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 बट्टा में 3 में से 1 गया तो 2 में k की जगह 2 में से गया तो 1। और देखो आया बराबर, ये 1/2 बराबर 1/2 आया, लेकिन डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा। देखो 1 बट्टा 2 दूनी 4 1 5 डज नॉट इक्वल टू आया, मतलब सही बनाया है बिना समय गवाए। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख ही लेते हैं और समझ भी लेते हैं, बना भी लेते हैं। जो सीख कर रहे हैं उसी को यहाँ पर प्रकट करना है हम लोगों को। सीख कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि, और हमें बनाना क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी और वज्र गुणन विधि से भी। तो वज्र गुणन विधि तो एकदम ताजा है, नहीं फूकना भी नहीं पड़ेगा, कदम बिना फूक के चलेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से। यह मेरा इक्वेशन है फर्स्ट और यह मेरा इक्वेशन है सेकेंड, है कि नहीं? तो कोई एक इक्वेशन से चलते हैं। जैसे मान लो कि समीकरण हम लोग 2 से ही चला देते हैं, समीकरण 2 से। अगर ध्यान से देखें
तो 3x बराबर लिखता है 4 प्लस 2i माइनस 2i उधर जा करके और x बराबर आ जाता है 4 माइनस 2i बट्टा 3। ये मेरा x का वैल्यू निकल के आता है जो कि ज्ञात वैल्यू नहीं है, अज्ञात वैल्यू है। और इस वैल्यू को जैसे ही समीकरण 1 में डालते हैं इसका रंगे रूप बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि x के जगह पर रख देते हैं हम एक ऐसा टर्म जो y के फॉर्म में है और जात जात सामने सामने टकरा जाता है। अब मेल मिलाप होगा, रिश्ता भजाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में x बराबर 4 माइनस 2i बाई 3 प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 4 माइनस 2i बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 8 की जगह पर 8 और x की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग 4 माइनस 2i बाई 3 और प्लस का 5y और बराबर में 9। अब देखो 8 चौक 32 ही दिखा दिया ना, अब माइनस 8 दूनी 16 बोला बट्टा में 3 और प्लस में 5y बराबर में 9। अब हम लोग एलसीएम कैल्सियम खिला देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और 1 और 3 कैल्सियम होता है 3 और 3 कितना वाला मतलब 3 1 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई किया तो 32 माइनस 16y प्लस इसके लिए हमें कुछ नहीं मतलब 1 के टेबल में 3 टाइम्स और 15 ti सॉरी 3 टाइम्स और 5 ti 15y बराबर में 9। दिस इम्प्लाइज 32 और 16 में से 15 गया तो 15 में से 16 गया माइनस क्या हो गया y बट्टा में 3 बराबर में 9। दिस इम्प्लाइज माइनस y बराबर 9 ti 27 माइनस प्लस 32 रह के माइनस 32। दिस इम्प्लाइज माइनस y बराबर माइनस का 5 माइनस से माइनस 7 इसलिए y बराबर कितना 5 कवरेज एरिया में है y बराबर आ गया 5। इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में जाकर पुट करेंगे x निकल के आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्या जी, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर प्रतिस्थापित करने पर तो कर देते हैं x बराबर क्या आ जाता है 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 5 बट्टा में 3 4 माइनस 10 बट्टा में 3 है 3 तो क्या हो जाता है यहाँ से माइनस 6 बट्टा 3 से 3 दूनी 6 बराबर माइनस 2 इसलिए x बराबर क्या आ गया माइनस 2। तो x का मान निकल के आ गया माइनस 2 y का मान निकल के आ गया 5। अब इस क्वेश्चन को बनाना है वज्र गुणन विधि से। कौन विधि से? चलो वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले डाटा लिख देते हैं। यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब डाटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आता है तो a1 की जगह पर कितना है 8 क्या है 8 b1 की जगह पर कितना है 5 c1 की जगह पर कितना है 9। और क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बराबर की इस पार नहीं लाए हैं तो ध्यान में रखना है -1। a2 की जगह पर कितना है 3 b2 की जगह पर कितना है 2 और c2 की जगह पर कितना है 4। ठीक है, किस विधि से बनाएंगे वज्र गुणन विधि से ना। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या चीज x y और कांस्टेंट क्या तो -1। यही तो ध्यान में रखना कि अगर इस पार नहीं लाना तो -1 रखना। क्या बोले थे VCA करके बन गया पूर्वक ना। यहाँ पर लिखते हैं वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से हम इसे क्या कर रहे हैं लिखे हैं ये बात VCA बी यहाँ देखो ना B C A बुड़वक B दूसरा के लिए C A पूर्वक ना। x बट्टा में 5 चौका 20 और 9 दूनी 18 माइनस 18 बराबर y बट्टा में 9 तिहाई माइनस 8 चौक 32 बराबर -1 बट्टा 8 दूनी 5 तिहाई 15। ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज x बट्टा 2 बराबर y बट्टा बराबर -1 बट्टा 1। क्लियर है। इसको कंपेयर करते हैं तो x बट्टा 2 बराबर -1 बट्टा 1 ना और y बट्टा -5 बराबर -1 बट्टा 1। दिस इम्प्लाइज x बराबर -2 जबकि y बराबर माइनस प्लस
5। समझ में आ गया बात? मिला लो आंसर दोनों का, ऐसे y बराबर 5 आ गया, x बराबर क्या आ गया -2 आ गया, और इस प्रकार एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समाप्त होता है। चलो तो इसको नोट कर लो।